एडमिशन एमए उर्दू फर्स्ट ईयर में लिया है, अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम में। तो उसके कोर्स की डिज़ाइन भी देखा होगा, यानी खाका उसका देखा होगा, और मैं चाहूँगा सबसे पहले उसी से मुतारिफ कराऊँ आप लोगों को, जिस तरह का उसका खाका बना हुआ है। दरअसल ये काउंसलिंग, ये वर्चुअल मीटिंग काउंसलिंग के लिए है आपकी। तो इसमें जो ब्लॉक और यूनिट्स हैं, बतौर ख़ास उसी से मुतारिफ कराना चाहूँगा मैं। तो इसमें आपने देखा होगा, बीच-बीच में आपका फीडबैक मुझे चाहिए, ताकि ये मालूम हो कि मेरी आवाज़ आप तक माकूल तरीके से पहुँच रही है। तलबा से गुज़ारिश है कि बीच-बीच में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद इमदादुल्लाह। जी, जी। बीच में आप कुछ बोलते रहें कि मुझे ये मालूम हो कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है? हेलो? जी सर, जी सर। श्योर। जी, तो जो आपने आपकी आवाज डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। ओके, ओके। ओके सर, थैंक यू। एमए अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम जिसमें आपने एडमिशन लिया है, उसके पहले पर्चे के मुतालिक हम लोग बातें करेंगे। एमयूडी 021 के मुतालिक, जिसके 3 ब्लॉक हैं। इसमें 3 ब्लॉक बनाए गए हैं और हर ब्लॉक में यूनिट कायम किए गए हैं। तो जैसा आपने देखा भी होगा, अगर किताबें आपके पास पहुंच चुकी होंगी, तो ब्लॉक 1 जो है, उसमें उर्दू ज़बान की तारीख के मुतालिक बातें की जाएंगी। यानी उर्दू ज़बान की पैदाइश, उसके वजूहात, उसके इलाके, दूसरी किन ज़बानों के उस पर असरात पड़े, यानी कहाँ से ज़बान पैदा हुई, कैसे इर्तका पाई, उसकी क्या क्या शक्लें रहीं, और मौजूदा वक्त में वो किस शक्ल में दिखाई दे रही। अब इस ब्लॉक के अंदर 5 यूनिट कायम किए गए हैं, 5 यूनिट बनाए गए हैं, जिसका पहला यूनिट है ज़बान की माहियत, इसकी किस्में और लिसानियात की तारीफ व अहमियत। यानी ज़बान की माहियत, माहियत मतलब हकीकत, यानी ज़बान क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इंसानों के लिए। माहियत में हम बहस करेंगे कि ज़बान की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है हमारी समाजी ज़िंदगी के लिए ज़बान, और इसकी किस्में क्या-क्या हो सकती हैं, यानी ज़बान की क्या-क्या किस्में होती हैं, और लिसानियाती एतबार से इसकी तारीफ और अहमियत पर बहस की जाएगी। इसका जो पहला यूनिट, तो अच्छा खासा लंबा यूनिट। दूसरा यूनिट, ज़बान और बोली का फ़र्क, यानी आपने सुना होगा ज़बान और बोली, इसके माबैन क्या फ़र्क है, क्या बुनियादी फ़र्क है ज़बान और बोली में। आप कैसे समझेंगे कि आया कि कोई ज़बान है, कोई लैंग्वेज है, तो वो कब तक बोली कही जाती है और कब वो ज़बान का दर्जा इख्तियार कर लेती है। इसके तीसरे यूनिट में, ब्लॉक 1 पर ही मैं बातें कर रहा हूं, इसके तीसरे यूनिट में खड़ी बोली और उर्दू का रिश्ता। मुमकिन है कि आपको वाक़फ़ियत हो कि उर्दू ज़बान की जो पैदाइश है, जो बनने का मामला है, उस पर खड़ी बोली के सबसे ज़्यादा असरात हैं। तो खड़ी बोली और उर्दू के दरमियान क्या रिश्ता है, यानी क्या उन खड़ी बोली और उर्दू में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या चीज़ें यकसा हैं, एक जैसी पाई जाती हैं।
समझ में आ रही है बात मेरी आप लोगों को? जी सर। जी सर। इसका जो चौथा यूनिट है, हम लोग पहले पर्चे पर बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि हम लोग पहले पर्चे पर बात कर रहे हैं जिसका उन्वान है उर्दू अदब की तारीख। इस पर्चे पर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो अब इसके पहले यूनिट, पहले ब्लॉक में बातें कर रहे हैं उर्दू जबान की तारीख, और उस ब्लॉक के अंदर जो 5 यूनिट हैं उनमें से 3 यूनिट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, उस पर बहस की। उसका जो चौथा यूनिट है वो हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई जबानें, यानी जबानों की जो नस्ली दर्जाबंदी की गई है, जो उनके खानदान मुतय्यन किए गए हैं, उससे मुतारिफ कराना, यानी आपको उसके बारे में बताना कि हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई जबानों में कौन कौन सी जबानें शामिल हैं और क्यों। इसका जो 5वां यूनिट है वह उर्दू जबान के इर्तका के समाजी व सियासी मुहर्रिकात। उर्दू जबान के इर्तका के डेवलपमेंट, इर्तका का मतलब डेवलपमेंट, तरक्की। उर्दू जबान के इर्तका के समाजी व सियासी मुहर्रिकात, यानी किन चीज़ों से उसको तक़वियत मिली, कहाँ से उसको तहरीक मिली। मुहर्रिकात का मतलब तहरीक पाना, हरकत पाना, है ना। उसकी तरक्की में कौन सी चीज़ें मुआविन रही, मददगार रही। और इसी यूनिट में और करके लिखा गया और इसकी इब्तदा के मुख्तलिफ नज़रियात, है ना। बीए में, चूंकि आपने बीए किया होगा तभी एमए में एडमिशन हुआ है आपका, तो बीए लेवल से ही लिसानियात की इनिशियल चीज़ें, इब्तदाई बातें शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ आपको इसका तजर्बा होगा, पहले से वाकफियत थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि अलग अलग माहिर लिसानियात ने उर्दू की पैदाइश के मुतालिक अलग अलग नज़रिए पेश किए हैं। ऐसा है, पढ़ा है किसी ने? यस सर। किसी ने पढ़ा होगा किताब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, उसमें भी है, यस है सर। ना। हिंदुस्तानी लिसानियात, उसमें भी है ये बातें। तो अलग अलग नज़रियों पर यहाँ बहस की जाएगी कि किसका क्या नज़रिया रहा है उर्दू के पैदाइश के मुतालिक, यानी किस माहिर लिसानियात ने, जो बहुत मुफीद चीज़ें भी हैं। आगे के एग्जाम्स में भी आपसे इस पर बातें होती हैं या इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि किसका नज़रिया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, है ना। कौन कहता है कि उर्दू सिंधी ज़बान से निकली है। तो ये उनके अलग अलग नज़रियात हैं और अलग अलग दलीलें उन्होंने दी हैं, यानी अपने नज़रिए की तायीद में, अपने नज़रिए को सही साबित करने के लिए उन माहिर लिसानियात ने अपनी दलीलें भी पेश की हैं। तो जब हम उस पर बातें करेंगे, जब आप तफसीली मुताले में जाएंगे तो उसके आपको जवाब भी मिलेंगे, वहाँ उसकी दलीलें भी मिलेंगी, उसके शवाहिद भी देंगे, उसकी मिसालें भी पेश करेंगे कि क्यों हमारा दावा है कि उर्दू पंजाब से निकली है, या क्यों हमारा दावा है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। आगे बढ़ते हैं। पहले मेरा ख्याल है कि पहले पूरे पर्चे को एक बार आपसे मुतारिफ करा दूं, ठीक है ना। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, पहले पूरे पर्चे को आपने देखा होगा, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपने उसको देखा होगा भाई, आप इस कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं। तो पहले ब्लॉक में जो यूनिट थे उसके बारे में मैंने बताया। ब्लॉक 2 यहाँ है और यूनिट को, यानी इसके जो सीरियल नंबर हैं उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। ब्लॉक 2 यूनिट 6, इसी पर्चे का ब्लॉक 2 और यूनिट 6वां, इसमें दक्कन में उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तका, यूनिट का ये मौजू बनाया गया है। दक्कन में उर्दू ज़बान व अदब
का आगाज व इर्तका। आगाज व इर्तका आप समझते ही होंगे, है ना, शुरुआत और तरक्की। तो उर्दू की पैदाइश और इर्तका पर जब हम बातें करते हैं तो दक्कन इलाकाई ताल्लुक है, आप समझते होंगे दक्कन किसको कहते हैं, यानी हिंदुस्तान का कौन सा इलाका किसी जमाने में दक्कन कहा जाता था, क्या आपको वाकफियत है इसकी? मैं तलबा से मुखातिब हूं और मैंने पहले भी कहा कि आप अगर बीच बीच में हाँ और ना कहते रहेंगे तो मुझे अपनी बातों को बताने में सहूलत मिलेगी। बात सर, बिल्कुल सर, हैदराबाद का। यस सर। हाँ, तो जरा कोई मेरी मालूमात में इजाफा फरमाए कि दक्कन में कौन से इलाके आते थे, या मौजूदा वक्त में कौन से सूबे ऐसे हैं जिनको हम उस वक्त में दक्कन में शुमार करते थे? तेलंगाना और हैदराबाद। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद और कुछ हिस्सा मेरे हिसाब से महाराष्ट्र का भी हो सकता है आता हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही हैं, बिल्कुल। महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह भी गुजरात में दक्कन में दक्कन शुमार किए जाते थे। यही वजह है कि उर्दू को गुजरी भी कहा जाता था एक जमाने में, है ना, जब सूफियों का दौर था तो उस जमाने में उर्दू को गुजरी भी कहा जाता था, हिंदवी भी कहा जाता था, हिंदुस्तानी भी कहा जाता था। तो ये जो यूनिट है दक्कन में उर्दू ज़बान और अदब का आगाज और इर्तका, तो हम वहाँ देखेंगे, मतलब तारीख में हम जाएंगे तो देखेंगे कि एक बहमनी सल्तनत थी और उससे पहले भी जो सूफिया हजरात आए उन्होंने भी, चूंकि मकामी ज़बान जो थी, यानी हिंदुस्तान की जो ज़बान थी जिसमें अवाम बातें करती थी वो उर्दू ज़बान थी। तो जो सूफिया आए, जाहिर है कि उनका मकसद यहाँ मजहबी तबलीग का था, हिंदुस्तान में मजहबी तबलीग के मकासद से आए थे। तो तबलीग यानी जब हम किसी चीज़ का प्रचार प्रसार चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आवाम से ही हमको राब्ता कायम करना होगा, इसलिए कि आवाम यानी आम आदमी की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। तो हम अगर किसी चीज़ का प्रचार प्रसार चाहेंगे, किसी चीज़ की तबलीग चाहेंगे, शोहरत चाहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन लोगों ने यहाँ की मकामी ज़बान उर्दू का सहारा इसीलिए लिया कि इस ज़बान को ज़्यादातर लोग समझते हैं। तो उसके बहुत सारे वजूहात हैं, उसकी तफसील में ना जाके हम आगे बढ़ते हैं। जो 7वां यूनिट बनाया गया वो बहमनी दौर में उर्दू अदब का इर्तका। ये बहमनी सल्तनत एक दक्कन में हुआ करती थी जिसका खात्मा 1490 ईस्वी में हो गया। बहमनी सल्तनत जिसका खात्मा 1490 में हो गया था। तो बहमनी सल्तनत यानी 1490 से पहले 100-150 साल, 200 साल का ज़माना जो भी होगा, चूँकि तारीख़ में हम बहुत एक्यूरेसी के साथ बात नहीं कर सकते कि वहीं तक हुआ होगा, इसलिए हम 150-200 साल तक कह रहे हैं। वो उस वक्त भी उर्दू का वजूद कायम था, यानी 12वीं-13वीं सदी से ही उर्दू का वजूद कायम था। तो बहमनी सल्तनत के जो भी बादशाह हुए, उन्होंने इस ज़बान पर तवज्जो की। तवज्जो का मतलब कि अपने दरबार में इस ज़बान में शेर कहने वाले, लिखने वालों को अहमियत दी, और उनमें कई बादशाह ऐसे भी थे दक्कन के, या नवाब कह लें, निज़ाम कह लें, जो खुद शायर थे, खुद अदीब थे। तो इस लिहाज से बहमनी दौर में उर्दू अदब का इर्तका आपके जो दरसी किताब में शामिल है, ये मौजू इसी लिहाज से शामिल किया गया है कि आप उस दौर के कुछ शुअरा को जानें, उस दौर में उर्दू की शक्ल क्या थी, यानी जो मौजूदा वक्त में उर्दू की शक्ल है और उस वक्त में जो उर्दू की शक्ल थी, उन दोनों को आप देखें, पहचानें, समझें, इर्तका के मरहले को जानें कि कैसे धीरे धीरे उर्दू ने इर्तका पाकर अपनी मौजूदा शक्ल या जदीद शक्ल इख्तियार कर ली है। बात समझ में आ रही है? हेलो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। अब यहाँ अगर हम ये आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं
कि दक्कन में उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिका आगाज़ यहाँ कहा गया 6ठे यूनिट में, 7वें में बहमनी दौर में उर्दू अदब का इर्तिका। तो अगर हम कहते हैं कि उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान के किस इलाके में हुई, किसी को वाकफियत है इस बात से? कोई जानता है? सर सवाल को दोहराइए एक बार दोबारा से। उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान के किस इलाके में हुई, कहाँ हुई? सर अगर हम थोड़ा अनुमान लगा सके तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली और उसके अतराफ में की जुबान उर्दू हो सकती है। ये कयास की बात नहीं है, यही कहा ही जाता है कि दिल्ली और उसके कुर्ब जवानिब में, उसके अतराफ में उर्दू की पैदाइश हुई है ना। कुछ आसपास के इजला आते हैं दिल्ली और उसके कुर्ब जवानिब में, ज्यादातर माहिरीन का यही ख्याल है। तो फिर अब इस सवाल के बाद ये ज़हन में आपके आना चाहिए कि हम दिल्ली का मतलब शुमाली हिंद, समझ रहे हैं ना, शुमाली हिंद। यस सर। तो शुमाली हिंद में जब कोई जबान पैदा होती है तो फिर हम उसके इर्तिका के बारे में शुमाली हिंद में ना पढ़ के फौरन ही दक्कन में पहुंच जाते हैं। हम उसके इर्तिका और आगाज को दक्कन में देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? यह सवाल ज़हन में कायम होना चाहिए। सर जरूर होना चाहिए। कुछ तिजारती जो लोग आपस में जो मेल जोल था, कुछ उसकी वजह से, कुछ हम ये कह सकते हैं कि सूफी संतों का जो दौर था, तो उसमें लोग इधर उधर जो हिजरत करके जाते थे, उससे आवाज आपकी। हाँ नसीम खान साहब। यस सर। जी कुछ सर फरमा रहे थे आप। मैं ये कह रहा था सर कि हम जो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं दिल्ली और उसके अतराफ में, कुछ लोग कहते हैं दक्कन की उर्दू जबान उर्दू है, कुछ कहते हैं सिंध की जबान उर्दू थी, सिंध में जो लोग रहते थे वो उर्दू बोला करते थे। कुछ लोगों का ख्याल जैसा ये है कि ये भी है कि केरल की तरफ से जो लोग हैं वहाँ की भी कुछ उर्दू का इर्तिका वहाँ हुआ था थोड़ा मोड़ा। जी तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये कियास कर सकते हैं कि जो लोग तिजारत या कारोबार के मकसद से एक दूसरी जगह जो आते जाते थे, उनका जो मतलब बात करने का तरीका था, आपसी मेल जोल उनका जो था, हाँ, उसकी वजह से थोड़ा उर्दू का इर्तिका हुआ था। अब ये भी आप वहां भी सही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे शुमाली हिंद में कहा जाता है, अगर कोई पूछे कि उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई है तो हम फौरन ही कहते हैं कि शुमाली हिंद में। ठीक है, यही जवाब हमारा होता है और यही सही भी है कि उर्दू की पैदाइश शुमाली हिंद में हुई। और ये बात इसलिए कही जाती है कि चूंकि शुमाली हिंद के कुछ शुअरा हैं, अमीर खुसरो वगैरह से पहले भी साद सलमान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। 12वीं सदी 13वीं सदी के ये शुअरा हैं जिनके यहाँ मसूद साद सलमान 12वीं सदी के शायर हैं। सदी तो आप लोग समझ लेते हैं ना, सदी आप लोग समझ लेते हैं ना, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना? कुछ कहना चाह रहे हैं हफ्सा आप? यस सर, समझ में आ रही है। मैंने पूछा सदी आप समझ लेते हैं ना, जैसे हम सदी पर बात कर रहे हैं कि 12वीं सदी, तो उस टाइम पीरियड को आप समझ सकते हैं ना कि किस वक्त की बात हो रही है? जी सर। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपसे उम्मीद भी यही थी, चूंकि आप बीए पास करके आ चुके हैं और पता नहीं किसी ने 5 साल पहले पास किया होगा, किसी ने रिसेंटली पास किया होगा, तो आपको जानना भी चाहिए। तो 12वीं सदी में जो सैयद साद सलमान का जिक्र आता है, उर्दू में उनकी शायरी मिलती है, इस वजह से भी कहा जाता है। और फिर अमीर खुसरो का ज़माना आप देख लें, उनके कुछ अशार देखें जिसमें एक मिसरा फारसी मिलता है तो दूसरा मिसरा उर्दू का मिलता है। फिर उस ज़माने के और भी कुछ शुअरा हैं जो फारसी के शायर होते हुए भी धीरे धीरे उर्दू को तवज्जो दे रहे थे, है ना? तो अभी नसीम खान साहब ने जो बातें की कि कुछ लोग कहते हैं कि दक्कन से, गुजरात से उर्दू पैदा हुई है,
या उसका राब्ता रहा है या वहां से उसको तकवीयत मिली है, उन बातों पर भी तवज्जो की गई है। यानी माहिर लिसानियात ने उन बातों पर भी तवज्जो की है, उन बातों से भी नतीजा अख्ज़ करने की कोशिशें की हैं। लेकिन बहरहाल जो उर्दू शुमाली हिंद में पैदा हुई वही उर्दू दक्कन तक पहुंची थी। मकसद ये था कि वही उर्दू दक्कन तक पहुंची, और वो जो सल्तनत काल जिसको हम तारीख में कहते हैं, है ना, जो गुलाम वंश और ये लोग थे या मोहम्मद गौरी वगैरह 1100-1200 में, वही जमाना है उर्दू के पैदाइश का। उसी असरात से हम देखते हैं कि हम जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं उर्दू लिखने के लिए वो पर्शियन स्क्रिप्ट है, क्योंकि जो उस वक्त के बादशाह थे वो फारसी नजाद थे, यानी उनकी नस्लें वहीं से मुताल्लिक थी, वहीं से ताल्लुक रखती थी, है ना। यस सर। तो जब यहाँ की मकामी जबान को, चूंकि ये उस वक्त जबान नहीं थी, आप ये तवज्जो कीजिए, आगे की यूनिट में आप पढ़ेंगे जबान और बोली का फर्क जो मैंने बताया आपको, तो आगे की यूनिट में आप जरूर इसको पढ़ेंगे। उस वक्त तक ये जबान जिसको हम आज जबान कह रहे हैं, उर्दू कह रहे हैं, ये बोली थी, ये राब्ते की जबान थी, ठीक है ना। लोग इसको समझ लेते थे और बोल लेते थे, इसमें लिखा नहीं जाता था। शुरुआती दौर में इसमें लिखा नहीं जाता था। इसीलिए हम देखेंगे कि जब हम 13वीं और 14वीं सदी के कुछ शुआरा को देखते हैं, यानी अमीर खुसरो और उन्हीं के खान आरजू वगैरह, इन सबों का नाम आता है, तो और भी कुछ शुआरा हैं उस जमाने के जो फारसी के बड़े शायर थे, लेकिन उर्दू जो यहाँ के अवाम की जबान थी, मकामी जबान थी, उसमें भी थोड़ा बहुत ये कह लेते थे। ऐसे ही शौकिया कह लेते थे, वो उसको मेयारी जबान नहीं समझते थे, समझ रहे हैं ना। वो इस लायक जबान अभी उर्दू को नहीं समझते थे कि इसमें वो कोई बड़े ख्याल को या उम्दा ख्याल को या बड़ी बातों को पेश कर सकें, ठीक है ना। तो तब हम देखते हैं कि इसी 13वीं सदी 14वीं सदी के आसपास एक तारीखी वाकया गुजरता है। जिनको तारीख का इल्म होगा वो जरूर जानेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक बादशाह था। यस सर। और उसने क्या किया ये भी आपको पता होगा। यानी हम इस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं कि उर्दू जब पैदा हुई शुमाली हिंद में, तो उसकी तरक्की या उसका इर्तका दक्कन के सल्तनतों में हम क्यों देखना चाह रहे हैं या देखते हैं। तो उस मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि आप इससे भी वाकिफ होंगे कि सल्तनत काल में जो बादशाह हुए उनकी जो, जिसको हम कमांड कहते हैं या पहुंच कहते हैं, वो दक्कन के जो इलाके थे, यानी कर्नाटका वगैरह आज के दौर में हम अगर मान ले, गुजरात वगैरह, वहां वो कमजोर पड़ते थे, है ना। वहां रियासतें, जैसे अभी बहमनी रियासत की बात हुई जो 1490 में टूट गई, वो रियासतें इंडिपेंडेंट अपने आप को बना लेती थी, इसलिए कि शुमाली हिंद के तख्त पर राज करने वाले बादशाह का, हुकूमत करने वाले बादशाह की फौज वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, या उस मजबूती के साथ वहां उनका दखल नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, चूंकि ये है तो तारीखी और सियासी मामला, लेकिन उर्दू के इर्तका के ताल्लुक से ये इस वाक़े का जिक्र आता है, इसलिए मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदलने की कोशिश की या बदल दी, और उसने दिल्ली से देवगिरी को, जो कर्नाटका में है, उसको राजधानी बनाया और उसका नाम दौलताबाद किया। और आप ये भी जानते होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने कई गलत फैसलों के लिए जाना जाता है, तो ये फैसला भी उसका गलत साबित हुआ। लेकिन इससे उर्दू का ये फायदा हुआ कि जब राजधानी मुंतकिल हुई, तो जाहिर है कि उस जमाने में आज के जैसा ट्रांसपोर्टेशन का
जरिया तो था नहीं। तो लोग जो हुकूमत के साथ यानी दारुल खिलाफा के साथ या राजधानी के साथ जो लोग हिजरत करके वहां गए वो शुमाली हिंद के लोग थे, जहां उर्दू अपने इब्तदाई शक्ल में आ चुकी थी। मैं सही कह रहा हूं? यस सर। जी तो सर। चूंकि इसलिए इसका जिक्र बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 20-25 लोग इस पे जुड़े होंगे, लेकिन 4 ही लोग नजर आ रहे हैं मुझे, 5 लोग। तो उस वाक़े ने यानी ये जो हिजरत का वाक़या हुआ शुमाली हिंद से दक्कन की तरफ, जुनूबी हिंद की तरफ, इस वाक़े में वो ज़बान जो अभी अपनी पूरी शक्ल इख्तियार नहीं कर चुकी थी, जो अभी बोली कही जाती थी, ज़बान नहीं कही जाती थी, दारुल खिलाफा बदलने में यानी यहाँ के उमरा, बादशाह के जो ख़ास लोग हैं, वज़ीर, ये तमाम लोग जाएंगे वहाँ और आवाम भी जाएगी, जिनकी हैसियत उस वक्त जाने की होगी। जैसे आज के ज़माने में जिनकी हैसियत दिल्ली में जाके रहने की और बसने की है, वो जाके दिल्ली में रह रहे हैं, है ना। तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि जो सल्तनत से करीब लोग थे या उससे बराह रास्त जुड़े हुए थे, है ना, बिलवास्ता उससे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने हुकूमत के दारुल खिलाफा बदलने के साथ हिजरत की। तो ये ज़बान भी उनके साथ हिजरत करके दक्कन पहुंच गई। और कुछ दिनों के बाद अब आप ये कहेंगे कि जब दारुल खिलाफा बदल दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब वो वापस चला आया तो वो सारे लोग वापस चले आते? ऐसा मुमकिन तो है नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। यस सर। यानी बादशाह के साथ जो लोग वहां गए, जो उसके खास लोग रहे होंगे, वो तो सल्तनत वापस जब दिल्ली को बनाया गया दारुल खिलाफा या राजधानी, तो वो लौट आए। लेकिन जो अवाम में से लोग गए थे उसमें से बहुत सारे तो रास्तों में ही, यानी जाते वक्त भी बहुत सारे लोगों ने वहां तक ना जाके रास्ते में ही कहीं ठहर और क़याम कर लिया, ठहराव कर लिया। और जब बादशाह ने वापसी का फैसला लिया तब भी यही हुआ कि जो खास लोग थे, डायरेक्ट सल्तनत से जुड़े हुए लोग थे, उनको तो वापस आना उनकी मजबूरी है, लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट थे, जो डायरेक्ट सल्तनत और हुकूमत से नहीं जुड़े हुए थे, उन्होंने वहीं क़याम कर लिया। या कुछ वापसी का इरादा करते हैं तो वापस दिल्ली तक ना आके रास्तों में ही चले आते हैं। तो इस तरह से ये हुआ कि जो ज़बान अभी अपनी इब्तदाई शक्ल में थी 13वीं और 14वीं सदी में, वो ज़बान इन लोगों के साथ यानी एक पुल बन गया। यानी ये लोग जो बसते गए रास्ते में, तो इस ज़बान के जानने वाले, बोलने वालों की तादाद बढ़ती गई और वो दक्कन तक पहुंच गई। आई बात समझ में? यस सर। अब दक्कन के जो बादशाह थे, जो दिल्ली सल्तनत से जिनका रब्त ज़ब्त बेहतर नहीं था, जाहिर है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे, तो और उसमें एक खासियत ये भी थी कि दक्कन के जो निज़ाम बादशाह हुए हैं वो हिंदुस्तान के ही लोग थे, वो कहीं बाहर की कौम के लोग नहीं थे, बाहर से आए हुए, ईरान या तुर्की से आए हुए लोग नहीं थे। तो उन्होंने जो यहाँ की ज़बान, मकामी ज़बान जिसको हम कह रहे हैं, इलाकाई ज़बान जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई थी, हिंदुस्तान में ही बोली जाती थी, यहीं समझी जाती थी, उस पर तवज्जो ज्यादा की, है ना। उस पर तवज्जो ज्यादा की मतलब उसका इस्तेमाल खुद भी करने लगे, है ना। उसमें किताबें, तो इब्तिदाई दौर में जब हम देखते हैं तो बहमनी सल्तनत के बाद, यानी जो उर्दू के आगाज के बाद इर्तका जिसको हम कहते हैं, वो इब्तिदाई दौर का जो इर्तका हुआ वो दक्कन ही में हुआ। लिहाजा हमको ये यूनिट पढ़ना है ना, कि दक्कन में उर्दू ज़बान व अदब का आगाज व इर्तका, बहमनी दौर में उर्दू अदब का इर्तका। तब हम वहां से देखेंगे कि वहां की उर्दू आज भी आप देखेंगे, वली दक्कनी वगैरह का शेर पढ़ेंगे, सिराज औरंगाबादी का शेर पढ़ेंगे, तो वहां के मकामी असरात इस जबान पर
आज भी मौजूद हैं, है ना, और वही तरक्की पाई जबानें। तो उन बादशाहों ने चूंकि इस जबान को मकामी जबान समझा, अपने मुल्क की, अपने जमीन की जबान समझ के इस पर तवज्जो की, और नतीजे के तौर पर ये जबान वही तरक्की करती है। तो आप देखेंगे कि इब्तदाई दौर की, जैसे अभी हम बात करते हैं कि पहली मसनवी कौन सी है, तो आपको दक्कन में मिलेगी, है ना। यस सर। मसनवी की तारीख, मसनवी का इर्तिका आप पढ़ेंगे, चूंकि दक्कन में मसनवियों पर बहुत तवज्जो की गई, है ना। मसनवी एक सिन्फ है, जाहिर है कि उसकी दूसरी खुसूसियात से आप वाकिफ होंगे कि मसनवी क्या है, कैसे है। तो हम दक्कन में ही देखते हैं 14वीं सदी, 15वीं सदी, और फिर ये बहमनी सल्तनत के टूटने की अभी जो बात मैं कर रहा था 1490, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट सल्तनतें बनती हैं, उनमें दो बतौर खास नाम लिया जाता है उर्दू के इर्तिका के ताल्लुक से उनका, गोलकुंडा और बीजापुर की जो हुकूमतें थी, जिसको एक आदिल शाही और एक दूसरे का क्या नाम है, बताए कोई? आप में से कोई बताए, थोड़ा फीडबैक मिलता रहे आपसे, है ना, क्योंकि हम लोग एक्चुअल क्लास में नहीं हैं, तो ये भी एक तरह से मुश्किलात हैं पढ़ने पढ़ाने की, कि फेस टू फेस हम नहीं, जेस्चर पोस्चर से वाकफियत नहीं हो पा रही है, किसका रिएक्शन क्या है। तो कम से कम आवाज से ही आपको बताना होगा। किसी ने नहीं पढ़ा है उसके बारे में? एक सल्तनत बीजापुर में कायम हुई जिसको आदिल शाही हुकूमत कहते हैं, और एक गोलकुंडा, कर्नाटक में ही ये इलाके थे, में कायम हुई, जिसको कुतुब शाही कहते थे। बहुत मशहूर हुए वहां के बादशाह अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह और कुली कुतुब शाह। नाम सुना होगा आप लोगों ने? नहीं सुना किसी ने? यस सर, सुना। कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर माना जाता है जी सर। है ना। तो ये वही कुली कुतुब शाह 1580 में सल्तनत पर फाइज हुआ, एक तरह से कह लीजिए आप, या तख्त पर बैठा, तख्त नशीन हुआ 1580 में। तो यहाँ कई बादशाह हुए, तकरीबन 8-9, दोनों हुकूमतों में 8-9 बादशाह हुए, और एक दो को छोड़ के सबने शायरी की, और वो कई जबानों में शायरी कर सकते थे, साथ में उर्दू में भी शायरी की, ठीक है ना। और उन्होंने अपने दरबार में बहुत बड़े बड़े शायरों को रखा, जिनके मसनवियां, जिनके कसीदे बहुत मशहूर, जैसे अली नामा एक मसनवी है, अली आदिल शाह सानी की शान में लिखा है। शायर का नाम नुसरती है, दक्कन का शायर है। कुतुबी है, दक्कन का शायर है। कुली कुतुब शाह का नाम मैंने लिया, दक्कन का शायर है। अब्दुल्लाह कुतुब शाह दक्कन का शायर है। और अब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर 1600 ईस्वी में, जैसे आपने सुना होगा, कुली कुतुब शाह के जमाने का ही शायर था मुल्ला वजही। सुना है नाम? मुल्ला वजही का नाम सुना है? जी सर। तो अब तरक्की दक्कन में इसलिए भी मानी जाती है कि उर्दू जबान जो अभी तक, चूंकि जो शायरी आप देखेंगे कि मसनवी और शायरी के दूसरे असनाफ इब्तदाई दौर में यही आपको मिलेंगे। अभी तक नस्र का कोई वजूद नहीं था उर्दू में, सिर्फ शायरी का, है ना, नज़मिया शायरी, नज़में कही जाती थी। तो अब देखेंगे कि पहली किताब जो नस्र की मिलती है, यानी पूरे हिंदुस्तान में उर्दू की पहली नसरी किताब उसी मुल्ला वजही, जो कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था, उसी की किताब है, सबरस के नाम से, 1635 ईस्वी में, जिसको उसने मुकम्मल किया या लिखा। उससे पहले उसकी जो तख्लीक बहुत मशहूर है वो कुतुब मुश्तरी है, 1609 ईस्वी में। यस सर। तो जो इब्तिदाई, यानी अब हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि शुमाली हिंद में जो उर्दू पैदा हुई,
वो अभी तक जबान का दर्जा इख्तियार नहीं कर पाई थी। ठीक है ना? मुत्तफिक हैं आप इस बात से? यस सर। क्यों नहीं कर पाई थी? क्योंकि वो अभी बोली थी। बोली होने की वजह क्या है कि उसमें बातें तो लोग कर लेते थे, उसमें एक दो मिसरे, एक दो शेर तो कह लेते थे, जैसे कुली कुतुब शाह का वो सॉरी अमीर खुसरो का वो शेर जो पिया बाज प्याला पिया जाए ना, सॉरी ये कुली कुतुब शाह का शेर है दक्कन का। अमीर खुसरो का है कि थोड़ा सा वक्त चाहिए जहन में आने के लिए। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दौराए नैना बनाए बतियां, फारसी का शायर था। तो जेहाल मिस्की फारसी के कलमात हैं, है ना? और इसी मिसरे के बाद में आप जाएंगे तो दौराए नैना बनाए बतियां, है ना? किताब हिजरा दूसरे मिसरे में कहता है किताब हिजरा नदारम ऐजा, किताब हिजरा नदारम ऐजा, इतना फारसी हुआ। किताब हिजरा नदारम ऐजा, इसकी तब मतलब एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आप देखिए कि फारसी के इतने कलमात हैं। किताब हिजरा नदारम ऐजा, आगे उसी मिसरे में कह रहा है नली हो काहे लगाए छतियां, है ना? तो यहां शुमाली हिंद में उर्दू को अभी इतनी ही अहमियत। शकील अहमद कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए। सर स्टडी मटेरियल हमने वो किया था एडमिशन के टाइम पे, ये बातें आपको रीजनल सेंटर से अभी डॉक्टर संजय सर ने दरख्वास्त की है आप लोगों से कि कोर्स। हाँ सर उनसे तो कंफर्म कर लेंगे, लेकिन क्लास अटेंड करने के लिए सॉफ्ट कॉपी अगर मिल जाए तो सॉफ्ट कॉपी आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएं, मुमकिन है कि वहां मौजूद हो। नहीं सर, नहीं है सर वहाँ पे। तो आप एक बार आरसी में रीजनल सेंटर में राब्ता करेंगे, है ना? तो उस पे वहां से जुड़े भी हैं, संजय सर भी दिख रहे हैं यहाँ आप। जी सर। तो आप उनसे मजीद बातें इस पे कर सकते हैं और वो हेल्पफुल है ना? आप जरूर करेंगे। फिलहाल काउंसलिंग में जो चीजें मतलब आप लोग, एक तो मेरा मकसद ये है कि दोनों पक्षों से आपकी बात करा दूं तफसील। दूसरा, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो, यानी आपने अगर सिलेबस देखा हो, सारे ब्लॉग और यूनिट्स देखे हो, तो उस पर कुछ बातें हो जाए, ठीक है ना? ठीक है सर। बाकी कोर्स मटेरियल इसके ताल्लुक से आरसी के लोग, रीजनल सेंटर के लोग बताएंगे आपको। बहरहाल हम लोग तकनीयात में डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बताऊंगा। अभी काउंसलिंग थोड़ा हो जाने दीजिए, 10-20 मिनट, 20-30 मिनट और डॉक्टर साहब बता लें MOD 21 को। तो कुछ सॉफ्ट कॉपी जो है उपलब्ध है, जो डॉक्टर साहब को पता है MOD 21 या और शायद 22 जी। तो ये 2 सॉफ्ट कॉपी अभी अपलोड हेडक्वार्टर द्वारा हो गई है। और आप लोग जो है रीजनल सेंटर को मेल भेजने के बजाय रजिस्ट्रार नोट कर लीजिए, जिनके स्टडी मटेरियल नहीं आए हैं वो रजिस्ट्रार mpdd@ignu.ac.in को ईमेल करेंगे। और एक बार ईमेल ना करेंगे बल्कि 2-4 दिन रुक करके 2-3 बार करेंगे, जो है 2-4 बार करेंगे। ईमेल रिपीट कीजिए सर। सर ईमेल को टाइप करा के इसमें मैसेज में डाल देंगे तो आसानी होगी, क्योंकि सुनने में। आप एक बार वैसे नोट कर ले। और चैट बॉक्स टीम, अगर हमारी टेक्निकल टीम देख रही है तो जरा रजिस्ट्रार MPDD का ईमेल जो है
उसमें टाइप कर लिंक दें, के मैसेज में डाल दें। आपको मिल जाएगा, उसको चैट बॉक्स में मिल जाएगा अभी। फिर से नोट कर लें, रजिस्ट्रार REGISTER MPDD, M P फॉर पैरेट, फिर P फॉर पैरेट, MPDD, रजिस्ट्रार MPDD@ignou.ac.in। आपको यहीं से किताब प्रोवाइड होगी, हेडक्वार्टर की मेल आईडी है। और अभी आप लोग काउंसलिंग में बाधा न डालें, हम फिर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। जितने दिन काउंसलिंग होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। और कम से कम अभी 20 मिनट 2 घंटे की काउंसलिंग है, ये तो आपको पता है। जी जी। फिर भी 15 मिनट आप ले करके बच्चों से क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। ओके ओके। सर अभी मैसेज आया था, पता नहीं किधर। हाँ, मैसेज है बॉक्स में, यहाँ आप लिंक में देखें, मैसेज का लिंक बना हुआ है नीचे राइट हैंड पे। आप अगर मोबाइल से कनेक्ट है या लैपटॉप से, तब भी राइट हैंड पे आपको दिखेगा मैसेज का सिंबल, वहां से आपको मिल जाएगा। हाँ, तो हम बातें कर रहे थे कि दक्कन में जो उर्दू की तरक्की हुई उस पर, और आगे वो भी यूनिट आ ही गया इसमें। इस यूनिट को अगर हम छोड़ भी दें तो आगे 8वां जो यूनिट इन्होंने कायम किया है, बनाया है, वो है कुतुब शाही और आदिल शाही दौर में उर्दू अदब का इर्तिका, जिसके मुतालिक कई चीजें मैंने आपको बता दी कि कुतुब शाही और आदिल शाही हुकूमत के बादशाहों ने जिस तरह से उर्दू के शुअरा और उर्दू में शायरी पर तवज्जो की। तो शुमाली हिंद में, जैसा आपने अमीर खुसरो का वो शेर बतौर नमूना देखा, मिसाल के तौर पर जो मैंने दिया, कि वहां इतना ही था कि एक मिसरा कह लिया फारसी में और दूसरा जबान का जायका बदलने के लिए उर्दू में कह लिया। इसके शवाहिद मिलते हैं अभी भी। तो वो बहुत इब्तदाई शक्ल है उर्दू की, जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया, जो तहरीरी सूरत में नहीं आ सका था। यानी जिन शायरों ने उस वक्त उर्दू का इस्तेमाल किया, वो खुद उसको मोतबर नहीं समझते थे, उसको फारसी के मुकाबिल नहीं समझते थे। जाहिर है कि हमारी फितरत ये है कि हम किसी भी चीज का मुआजना करके उसकी अहमियत का अंदाजा लगाना चाहते हैं, यानी पहले की चीज से वो बेहतर है या पहले की चीज से वो कमतर है, अबतर है, ये इंसानी फितरत में। तो उस जमाने के शुअरा ने उर्दू को, अब आप रेख्ता सुना होगा आपने नाम? यस सर। उसके वर्ड मीनिंग पे कभी आप देखें लुगत में क्या है उसका मतलब, लुग़वी माने क्या है उसके? रेख्ता का मतलब गिरा पड़ा, बेवकत चीज, जिसकी कोई अहमियत और वक़्त ना हो। तो उस जमाने में इस जबान को रेख्ता कहा जाता था। गालिब वगैरह ने अपने शेर में भी, मीर ने भी अपने शेर में रेख्ता को ही उर्दू के नाम से एक तरह से कहिए कि मुखातब किया है ना। रेख्ता का मतलब, तो उस जमाने में जो फारसी के, उस जमाने से मतलब 13वीं 14वीं सदी है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके जहन में, 13वीं 14वीं सदी। तो रेख्ता यानी गिरी पड़ी जबान, इसीलिए उन फारसी के शुअरा ने हकारत से इसको रेख्ता कहा, यानी वो जबान जो बिल्कुल आम आदमी की जबान है ना, स्टैंडर्ड जबान नहीं। तो वो वहां बोली की ही अहमियत उसको थी। जब दक्कन के बादशाहों और शायरों ने इस जबान पर तवज्जो करना शुरू किया, तो इसमें तख्लीकात शुरू हुई। इसमें यानी ये राब्ते की जबान तो थी ही, ये तख्लीकी जबान बन गई है ना। किताबें लिखी जाने लगी, नज़में कही जाने लगी, मसनवी लिखे जाने लगे, मरसिये कहे जाने लगे। जितने भी असनाफ हैं आप जाएंगे, मैक्सिमम ज्यादातर की शुरुआत, अक्सर की शुरुआत दक्कन में ही हुई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये उर्दू जबान जो अब तक रेख्ता की हैसियत जिसको हासिल थी,
वो दक्कन में जाके तहरीरी सूरत अख्तियार करती है और बोली से जबान के जुमरा में शामिल हो जाती है, बोली से जबान के जुमरा में शामिल हो जाती है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कोई तो बोले। जी हाँ सर। चलिए इस ब्लॉक को यहीं छोड़ते हैं और अगले ब्लॉक पर बातें करते हैं। तो जो तीसरा ब्लॉक इस पर्चे में आपका है, यूनिट 9, यानी बतदरीज धीरे धीरे एक एक मरहला हम आगे बढ़ रहे हैं और जो नवा यूनिट बना है ब्लॉक 3 के ज़ेरे एहतमाम आता है अहद मीर से पहले क्लासिकी उर्दू शायरी, यानी मीर के वक्त से पहले उर्दू की इब्तिदाई शायरी कैसी थी, उसकी नौइयत क्या थी, मौजूआत क्या थे, इस यूनिट में उस पर बातें होंगी। ठीक है? अहद मीर से पहले, मीर के ज़माने से पहले, अगर आप मीर की पैदाइश के सन से वाकिफ़ होंगे या मीर ने शायरी जब करना शुरू किया उससे वाकिफ़ होंगे, तवील उम्र पाई थी मीर तकी मीर ने, है ना? 1721-22 में उनकी पैदाइश है और 1810 में इंतकाल किया मीर ने। तो अहद मीर की जब हम बात करते हैं तो हम यानी 1750 से पहले, क्योंकि मीर पैदा होते ही शायरी शुरू किया नहीं होगा, 1750 से पहले उर्दू के जो शुआरा थे। तो अब यहाँ देखिए एक गैप मिल रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि दक्कन में उर्दू ने इर्तका पाई, तो इस कदर तरक्की उर्दू में हुई दक्कन में। और हम और आगे बढ़ते हैं, मुल्ला वजही के बाद के शुआरा में जब जाते हैं तो सिराज औरंगाबादी और वली दक्कनी का नाम बतौर खास आता है, जिन्होंने उर्दू को बहुत अहमियत दी और शायरी के दीवान अपने तैयार किए। दिल्ली में फिर से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि फिर से दिल्ली में मीर और गालिब और दूसरे शुअरा जो इनसे पहले के हैं, यानी फाइज, फोगा, यकरंग और भी कुछ नाम है, मजमून, शाह हातिम, इन शुअरा के नाम आते हैं जो मीर और गालिब से पहले के शायर हैं, यानी उर्दू के क्लासिकी दौर के शायर इनको कहा जाता है। अगर हम दक्कनियात का अलग जुमरा बना दें, दक्कनियात को अलग खाने में डाल दें, तो क्लासिकी शायरों में इन चंद शुअरा का नाम आता है जिनका नाम अभी मैंने आपसे बताया। तो दक्कन से कैसे अब आप देखेंगे कि दक्कन से जो ये ज़बान तरक्की करती है, कैसे शुमाली हिंद के शुअरा उस पर तवज्जो करने लगते हैं, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह जो बताई जाती है वो ये है कि वली दक्कनी जो 1700 ईस्वी में उनका दीवान समझते हैं आप लोग ना, कलेक्शन ऑफ पोएट्री। यस सर। उनका दीवान शुमाली हिंद में आया मतलब वहां के अदबी हलकों में उनके दीवान से वाकफियत हुई। उनका दीवान शाह गुलशन नाम के एक उनके दोस्त थे जो लेके दिल्ली आए थे, और वहाँ जो इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, ज़्यादातर शुअरा, बादशाह, उन्होंने वली के दीवान को पढ़ा और देखा और तब उनको अंदाज़ा हुआ कि ये ज़बान जिसको हम रेख्ता कहते हैं, हम जिसको फ़ारसी के मुकाबिल नहीं समझते हैं, इस ज़बान में भी उम्दा ख़यालात पेश किए जा सकते हैं, नाजुक ख़यालात पेश किए जा सकते हैं, है ना? तो उस ज़माने में जो उम्दा और नाजुक ख़यालात थे, चूँकि आप कहते ही हैं हम के गज़ल की तारीफ़ जब बताते हैं तो हम कहते हैं कि इश्क मोहब्बत की बातें या औरतों से बातें करने का नाम गज़ल है ना? गज़ल वो शायरी है जिसमें इश्क मोहब्बत की बातें की जाए।
या औरतों से बातें की जाए, ये उसकी तारीफें बयान की जाती थी उस जमाने में। तो उस वक्त का जो उम्दा ख्यालात या मेयारी ख्याल था वो ऐसे ही मज़ामीन के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो जो वली ने शायरी की, उस शायरी से शुमाली हिंद के शुअरा को तक़वियत मिली कि अब ये ज़बान जो पैदा दिल्ली में हुई लेकिन दक्कन में इतनी तरक्की पा चुकी है कि हम अपने ख्यालात जो अभी तक फारसी में बयान कर रहे थे वो इस जबान में कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा मतलब कह लें कि उनके दिल और जहन में तब्दीली की एक वजह ये भी थी कि जो मादरी जमान के लोग थे, यानी जो दिल्ली सल्तनत और हुकूमत के साथ जो लोग ईरान से आए थे, उनकी तो मादरी जबान फारसी थी, लिहाजा फारसी में किसी भी ख्याल को लफ्जों का जामा पहनाना उनके लिए आसान था। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए और इल्म और अदब का शौक और ज़ौक रखते थे, उनके लिए फारसी ज़बान में शायरी करना इतना आसान नहीं था, है ना। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि किसी अंग्रेज के लिए अंग्रेजी समझना और हमारे लिए अंग्रेजी समझना, अगरचे हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लें, इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर लें, तब भी उतना आसान नहीं होगा जितना एक हाई स्कूल पास अंग्रेज या इलिटरेट अंग्रेज के लिए अंग्रेजी समझना होगा। क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। तो यही बात वहां भी दरपेश आई कि जो यहाँ हिंदुस्तान के जो शुआरा थे जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई थी और खालिस यहाँ की फ़ज़ा, मौसम और दूसरी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते थे, उनके जहन में वली का दीवान देखकर ये ख्याल आया कि हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात को इस ज़बान में, जिसको हम रेख्ता कह रहे हैं या दक्कनी कह रहे हैं या गुजरी कह रहे हैं, उसमें बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तभी आप देखते हैं कि 1700 ईस्वी में इतनी तेज़ी से वली का दीवान आता है दिल्ली में और वहाँ के लोग उसको पढ़ते हैं, और फिर 1750 तक जाते जाते, यानी 50 साल का वक्फा, तारीख में 50 साल का वक्फा बहुत छोटा माना जाता है, कलील मुद्दत मानी जाती है तारीख के मामले में। अगर हम बात करें तो उतनी ही देर में फिर मीर जैसा शायर पैदा हो जाता है ना। तो कुछ तो जहनी मुताबिकत रही होगी उस जबान से जिसको एक जमाने तक ठुकराया गया, यानी जबान पैदा होती है 1300 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में, और वो दक्कन में जाती है और अवाम के जबान पर चढ़ जाती है ना, अवाम के दिल को छू लेती है, वहाँ के बादशाहों के दिल को छू लेती है, वहाँ कई सारी अदबी तख्लीकात वजूद में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ तवज्जो उस तरह से नहीं की गई। आपको वली दक्कनी के बाद अगर दीवान की बात करें तो फिर मीर के यहाँ आइए, मीर से पहले शाह हातिम वगैरह ने शायरी की है, लेकिन जो मेयार है जिसको हम उर्दू शायरी का गोल्डन पीरियड कहते हैं, अहद ज़र्री कहते हैं, वो मीर का ज़माना है, मीर सौदा और दर्द का ज़माना है ना, मीर दर्द का ज़माना। तो इन 50 सालों में इतनी तब्दीली या इतनी ज़बरदस्त उर्दू में शुमाली हिंद में तरक्की आने की वजह यही है कि ज़हनी मुताबिकत इस ज़बान से थी। शुमाली हिंद के जो बाद के शुआरा थे जो ज़बरदस्ती फ़ारसी में शायरी कर रहे थे, इसलिए कि बादशाहों की ज़बान फ़ारसी थी, फ़ारसी की अहमियत ज़्यादा थी, उनके लिए ये सहूलत हुई कि हम अपनी मकामी ज़बान में, जिस ज़बान को हमारी आवाम समझती है, यहाँ के लोग समझते हैं, उसमें हम अपने ख्याल को बेहतर तरीके से रख सकते हैं और हमें इसमें कोई बाधा, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, दुश्वारी आने वाली नहीं है ना। तो अब जब शुमाली हिंद में आप आएंगे, अदबी तख्लीकात की तफ्तीश करेंगे, तो नस्र में आपको पहली किताब मिलेगी करबल कथा। करबल कथा नाम सुना है किसी ने उसका? नहीं सर।
फजल अली फजली की किताब है करबल कथा, तो जिसमें वाक़यात करबला का जिक्र ही किया गया है। यानी एक तौर से कहिए कि वो नस्र में मरसिया है। मरसिया शायरी की सिन्फ है, लेकिन करबल कथा 1731 ईस्वी में तख्लीक की गई और वो नस्र में मरसिया कहा गया है। मेरे ख्याल से मरसिया से वाकफियत होगी आपकी कि मरसिया में क्या होता है। जी सर। हाँ, तो करबल कथा वही किताब है। करबल कथा के बाद फिर जैसा मैंने बताया कि मीर वगैरह के दीवान, आश, ये तो नसरी किताब थी जिसको शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जबान इस कदर तरक्की कर चुकी है कि इसमें नसरी तख्लीकात वजूद में आ रही हैं। आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि किसी भी जबान की जब शुरुआत होती है तो पहले उसमें शायरी की जाती है, यानी पोएट्री से बातें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी जबान अगर 100, 200, 300 साल उसके आगाज को हुआ, उसकी शुरुआत को हुआ, तो उसका ग्रामर इतना पुख्ता नहीं होता है कि उसमें नस्र तख्लीक किया जा सके, है ना। नस्र में हमें ने, के, का, की लगाना पड़ता है ना। यस सर। जबकि शायरी में इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। शायरी में चुनिंदा अल्फाज रखे जाते हैं और अगर उसमें ये कंजक्शन, इंटरजेक्शन जिसको कहते हैं नहीं लगाया गया, तब भी बात हमको समझ में आ जाती है। इसलिए शायरी में शुरुआत किसी भी जबान में सबसे पहले शायरी की शुरुआत होती है। तो अब हम ये भी देखते हैं कि अगर 1731 में शुमाली हिंद में आके नसरी तख्लीक हो रही है, तो अब ये जबान बहुत तरक्की कर चुकी है कि इसमें नस्र की किताबें भी लिखी जा रही हैं। और फिर जैसा मैंने कहा कि वो गोल्डन पीरियड जिसमें मीर और सौदा और दर्द का नाम शामिल है, इसलिए इस यूनिट में आपको अहद मीर से पहले क्लासिकी उर्दू शायरी, यानी क्लासिकी उर्दू शायरी, तो सिर्फ जबान के लिहाज से नहीं, जब हम, यानी एक तो जबान है, दूसरे मौजूआत, मौजूआत में कैसे तब्दीली आती है, क्या है। तो जब आप क्लासिकी अहद मीर से पहले क्लासिकी उर्दू शायरी जब आप पढ़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जबान भले ही उर्दू इस्तेमाल की गई थी, है ना, लेकिन जो ख्यालात थे, जो शायरी के मौजूआत थे, वो अभी भी फारसी से मुस्तार थे। यानी जो मौजू फारसी का था वही मौजू उर्दू के शुअरा लेके आते थे। अभी उनका जहन इतना वसी नहीं हुआ था कि वो जब जबान मकामी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ख्यालात भी मकामी इस्तेमाल कर सकें, मौसम, रुत वगैरह का जिक्र भी हिंदुस्तान का कर सकें। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास जो शायरी का नमूना था वो फारसी शायरी का नमूना था। तो जैसे ख्यालात वहां पेश किए जाते थे वही ख्यालात उर्दू शायरी में, यानी एक तरह से आप कह लीजिए कि फारसी शायरी का अदबी तर्जमा उर्दू शायरी है। किस दौर की शायरी? अहद मीर से पहले की जो शायरी है, जिसको हम क्लासिकी उर्दू शायरी कहते हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? जी सर। अब वो जब आप शायरी पढ़ेंगे फाइज वगैरह की, हातिम की, तब ये बात आप समझ पाएंगे कि ख्यालात, मौजूआत, चूंकि हर शायर, हर जो सिन्फ है उसमें कोई ना कोई ख्यालात पेश किए जाते हैं। शायरी में भी कोई ख्याल ही पेश किया जाता है। तो ख्यालात मुस्तार थे फारसी से। कसीदे आप देखेंगे वहां भी, जैसे एक कसीदा उठ ज़ौक़ का है कि उठ गया बहमनोदय से चमनिस्तां का अमल। बहमनोदय फारसी महीनों के नाम, ठीक है ना। बहमनोदय फारसी महीनों के नाम है। जी सर। जो पतझड़ का मौसम वहां होता है, तो शायर अगर पतझड़ के मौसम को शेर में बताना चाहता है तो वो बहमनोदय का जिक्र करता है ना। हिंदुस्तान में जो नाम है महीनों के उसका जिक्र नहीं करता। तो इसको, ये क्लासिकी शायरी में था। फिर धीरे धीरे जहन वसी हुआ। यहाँ मीर क्यों गोल्डन पीरियड कहा जा रहा है सौदा और मीर की शायरी को? उन्होंने जबान के साथ साथ, यानी फारसी में तो कोई अमल दखल था ही नहीं, उर्दू में शायरी की, और उनके मौजूआत भी हिंदुस्तानी हो गए। यानी मीर को खालिस हिंदुस्तानी शायर कहा जाता है और सबसे बड़ा शायर कहा जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि उसने आसान जबान इस्तेमाल की और मौजुआत उसने हिंदुस्तानी रखे, यहाँ की तहजीब में, यहाँ की सकाफत की बात की, यहाँ की तारीख की बातें की अपनी शायरी में। अगला यूनिट जो आपका 10वां यूनिट है, ये भी ब्लॉक 3 के यूनिट में आता है। 10वां, अहद मीर की शायरी की खुसूसियात। अहद मीर की शायरी की खुसूसियात। तो अब जब अहद मीर के शुअरा का मुताला करेंगे, यानी मीर और उनके मुआसिर शुअरा, जिनमें 2 का नाम मैंने बताया ही, एक मीर सोज भी थे, उसी जमाने के शायर थे, है ना। गालिब को भी कमोबेश आप मीर के अहद में काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो उसका मुताला और उसकी खुसूसियात से, खुसूसियात में वही चीजें हैं, यानी मौजुआत में क्या तब्दीली आ गई, और उसमें बहुत सी चीजें आएंगी। हम लोग इस पे तफसील से बातें करेंगे। अभी उम्मीद है कि हम लोग 4-5 दिन एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। और 11वां यूनिट जो है आपका, वो है अहद गालिब की शायरी की खुसूसियात। यानी अहद मीर के बाद अहद गालिब तक पहुंचते पहुंचते, यानी अपने ज़माने में मीर अकेला शायर नहीं रहा होगा, अपने ज़माने में गालिब भी अकेला नहीं रहा होगा, है ना, उसके मुआसरीन रहे होंगे। तो वक्त वक्त पर कई अदबी रुझान होते हैं, यानी जिस टाइम पीरियड का, जिस एरा का जो शायर है, उस वक्त का कोई रुझान होता होगा, कोई ख़ास नज़रिया होता होगा, कोई ख़ास मौजू होता होगा, कोई ख़ास दिलचस्पी होती होगी लोगों की शायरी में, वही चीज़ देखने की, वही चीज़ ढूंढने की। इस वजह से वो अहद के हिसाब से आपको पढ़ने को कहा गया है कि अहद गालिब की शायरी की खुसूसियात। और 12वां यूनिट जदीद शायरी की खुसूसियात, यानी इन शुअरा के बाद उर्दू शायरी की शक्ल क्या हो गई, उसके मौज़ूआत में कैसे तब्दीली आ गई। जैसा उसकी तारीफ में अमूमन अगर बीए पास करके आते हैं स्टूडेंट्स और हम लोग क्लास में पूछते हैं गज़ल की तारीफ, तो वो यही बताते हैं कि महबूब से बातें करना, इश्क मोहब्बत की बातें करना, है ना। और ये तारीफ तब कायम की गई, तब बनाई गई है जब इस तरह की शायरी थी। और जदीद शायरी में मौज़ूआत में काफ़ी तब्दीली आई, बहुत सी तब्दीलियाँ आई आगे जाके। फ़ानी बदायूनी का नाम सुना होगा आप लोग ने, यासियात का इमाम कहा जाता है उस शायर को। कहीं इश्क मोहब्बत की बातें उसकी शायरी में ना के बराबर हैं, है ना। अगर 100 में 2-4 शेर मिल भी जाते हैं तो वो काउंटेबल नहीं होते, उनकी गिनती नहीं होती, वो शुमार में नहीं आते, है ना। तो उस तरह की शायरी जदीद दौर में आने के बाद एक तरह से शुरू हुई है। हाँ, कुछ उसके नमूने मिले होंगे मीर के यहाँ, जैसे बहुत सी शायरी है। यासियात का इमाम, यासियात मतलब नाउम्मीदी। फ़ानी बदायूनी जो शायर थे, जदीद दौर के शायर हैं, और उनकी शायरी आप पढ़ेंगे, उनकी गज़लों के कुछ अशार अगर आपने सुना होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की शायरी करते थे। कहते हैं, जिंदगी भी तो पशीमा है या ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। अब इसे दार पर ले जाके सुला दे साकी, यूं बहकना नहीं अच्छा तेरे दीवाने का। ये जो ख्यालात वो पेश कर रहे हैं, ये सब नाउमीदी के ख्यालात, यानी जिंदगी में मौत के बारे में सोचना नाउमीदी की अलामत है। क्या कहते हैं आप लोग? कोई जुड़ा हुआ है? जी सर। जी सर। नाउमीदी तो यही है ना कि हम जिंदा रहते हुए भी जिंदगी की मुश्किलात से, परेशानियों से हार जाएं। तो ये मौज़ूआत में तब्दीली आई, जो मैं कह रहा हूं कि हर दौर की शायरी आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, वो इसीलिए कि कैसे मौज़ूआत में तब्दीली आ रही है, ज़बान की तरकीब, इस्तिलाहात, तशबीहात, इस्तिआरे कैसे बदल जा रहे हैं। इस वजह से आपको अहद ब अहद शुमाली हिंद में भी जो शायरी हुई है उसके मुताले के लिए कहा गया है। तो 12 यूनिट कुल हैं इस पर्चे में,
और मैंने बहुत कम वक्त में इनसे मुतारिफ कराने की कोशिश की है आप लोगों को। आइंदा जो क्लास हम लोग लेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज़बान की माहियत, इसकी किस्मों पर और तफसील से